सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी। तो हमने अपने छत्तीसगढ़ क्रैश कोर्स के लेक्चर सीरीज में पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन 13 टू 17 डील करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है आप तक पहुंच पाए, है ना। उसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो मैं बता रहा हूं आपको कि एडुहर्ट्ज जुडिशरी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन मोड पे भी चालू हो रहा है। तो अगर आप इंदौर में रहते हैं और आप यहाँ पे क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो 25 से स्टार्ट होगा, 25 दिसंबर से। कुछ रीजंस की वजह से जो स्टूडियो सेटअप है वो भी क्लासरूम सेटअप अभी चल रहा है तो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन मीनवाइल मैं इस मोड के थ्रू आपकी क्लासेस लेते रहूँगा, यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी चालू करूँगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है, आप ऑनलाइन मोड पे एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं खुद को। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हम इस क्रैश कोर्स में रखेंगे वो ये रखेंगे, आपको कुछ भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दिए जाएंगे, सारे लाइव क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस बोथ द टाइम मीन्स मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे आपकी रहेंगी, और इसमें डिटेल्स जो भी है आप कॉल करके या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त दूसरी चीज़, लाइव क्लास अगर आप मिस कर देते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसके साथ ही साथ जो भी आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी उन लाइव क्लासेस में आपको एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे ही क्लास ख़त्म होगी और मुझे लगेगा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ है तो 10 से 20 क्वेश्चन का आपको टेस्ट असाइन कर दिया जाएगा। इस हिसाब से देखें तो जितने भी आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होंगे लाइव क्लासेस में, और उन 15 सब्जेक्ट्स के आपको बीच बीच में कुछ टेस्ट भी कराए जाएंगे। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में क्या होगा, आपको 10 FLTs प्रोवाइड करा जाएंगी, फुल लेंथ टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि आपका पेपर आता है छत्तीसगढ़ का, और वो आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे कि कहीं कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, बच्चों की क्वारीज आ रही थी, तो आज मैंने सोचा कि आपको ये थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। और भी जो भी आपको डाउट रहे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इंदौर में रहते हैं तो विजिट कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करना है तो चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 13। चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड सेल की बात करता है ना। सेक्शन 13 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एटसेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। लाइसेंस की बात करी गई है। एक्साइज एक्ट में लाइसेंस बहुत जरूरी रहता है, विदाउट लाइसेंस आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं एक्साइज एक्ट के तहत, है ना। ना आप लीकर बेच सकते हैं, ना उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। तो नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी मैन्युफैक्चर्ड और कलेक्टेड। ठीक है, पहला पॉइंट, नो इंटॉक्सिकेंट मतलब जितनी भी है सब सम्मिलित हो गई। नो हेम प्लांट, हमने भांग गांजे की बात करी थी, वो भी इसमें एक्साइज एक्ट में कवर हो रहा है, तो वो भी कल्टीवेट नहीं कर सकते आप। नो तारी प्रोड्यूसिंग ट्री शैल बी टेप्ड एंड नो तारी शैल बी ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्री। ये हमने देख लिया था पाम ट्री जो रहते हैं लास्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, है ना। नो लिकर शैल बी बॉटल्ड फॉर सेल, ये भी हमने देख लिया था, कोई भी लिकर बॉटल्ड फॉर सेल नहीं होगी, बेची नहीं जाएगी उसकी बॉटलिंग के लिए। बॉटलिंग क्या होती है डेफिनेशन में हमने अच्छे समझा था। नो डिस्लर और ब्रीवरी शैल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर और वर्क, है ना। कोई भी किसी भी तरह कोई डिस्लरी का या फिर वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। डिस्लरी और ब्रीवरी क्या होती है, जहाँ पे आपकी लीकर जो रहती है उसका मैन्युफैक्चर होता है ना। और वेयर हाउस कहाँ होता है, जहाँ पे उनको रखते हैं, यूजुअली केप्ट। नो पर्सन शैल यूज, थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे ताकि
हमारा जो कोर्स है वेल विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, लेकिन फिर भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से। नो पर्सन शैल यूज, कीप और हैव इन हिज पोजेशन एनी मटेरियल, स्टील, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट, मतलब किसी भी तरह के कोई सामान, बर्तन वगैरह जो है वो अपने पास में नहीं रख सकता, या फिर कोई अपरेटस हुआ बनाने के लिए, कोई मशीनरी हुई बनाने के लिए, है ना, वो अपने पोजीशन में नहीं रख सकता। कब तक? फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी इंटॉक्सिकेंट अदर देन तारी। यहाँ पे एक चीज छोड़ी गई है, एक एक्सेप्ट करा गया है, वो है तारी। तारी को छोड़ के जितनी भी प्रोसेसेस रहती हैं कुछ अदर आर्टिकल्स बनाने के लिए, वो सारी की सारी इसमें कवर हो रही है, लेकिन तारी के लिए बनाने के लिए अगर कोई चीज लगती है तो वो इसमें कवर नहीं है। आगे जो बात करी गई है, एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी एंड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड इन दिस बिहाफ। इसका मतलब अगर किसी इंसान का, ये तो जनरल बात हो गई, कोई भी व्यक्ति इन सारे ऑपरेटर्स को अपने पास में नहीं रख सकता, है ना, तारी को छोड़ के। लेकिन अगर उसके पास में ऑथोरिटी है और उसको किसी तरह का कोई लाइसेंस दिया गया है तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए इन सारे आर्टिकल्स, ऑपरेटर्स को अपने पास में रखने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो तारी का, इस बात को ध्यान रख लेना, और अगर लाइसेंस है तो फिर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड डेट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर, अब ये फर्स्ट प्रोविजो है, P1 डाल लो इसको और इसको P2 डाल लो, है ना, दो अलग अलग प्रोविजन है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिक्लेयर कर सकती है कि जितने भी प्रोविजंस हैं, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, मतलब ये कहाँ अप्लाई नहीं होंगे? शैल नॉट अप्लाई इन एनी एरिया स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ टू द टेपिंग ऑफ तारी प्रोड्यूसिंग ट्रीज और टू द ड्राइंग ऑफ तारी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट विल स्पेसिफाई। मतलब ये सारी चीजें ऐसे एरिया में अप्लीकेबल नहीं होंगी जहां की तारी प्रोड्यूसिंग या फिर क्या है, तारी ड्राइंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, वो क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि ये जितने भी गतिविधियां हैं तारी प्रोड्यूसिंग ट्री की, और ये सारी जो है जिनके द्वारा किसी तरह के कोई लीकर फॉर्मेशन होता है, वो पर्टिकुलर एरिया में जो उसने नोटिफिकेशन में डाला है वहां से एग्जम्प्टेड रहेंगे, है ना, इन सारे प्रोविजन से वो एरिया एग्जम्प्टेड रहेगा। दूसरी चीज P2 प्रोवाइडेड फॉर दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, अगेन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन लाके डिक्लेयर कर सकती है कि इस सेक्शन के प्रोविजन कहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, नॉट अप्लाई इन सच एरियाज एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ टू द मैन्युफैक्चर ऑफ लीकर, है ना, कहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे? जहां पे किसी लीकर का मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसका पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ होम कंजम्पशन, मतलब घर के लिए। अब इसमें आप कंफ्यूजन में मत आना किसी भी तरीके के। कई बार क्या होता है, जो हमारे रूरल एरियाज रहते हैं या छोटी जगह रहती है, वहां पे कुछ उनकी प्रैक्टिसेस रहती है ना, कस्टम्स रहते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं, उसके तहत वो लोग क्या करते हैं? दारू बनाते हैं और अपने खुद के कंजम्पशन के लिए बनाते हैं और पर्टिकुलर ओकेशन पे बनाते हैं और उनको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने तारी के लिए देखा था लास्ट लेक्चर में कि तारी किस तरह से होता है, वो भी रूरल एरिया की बात की, और ये भी छोटे मोटे एरिया में चलता है। ऑलराइट, चलो ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 13 खत्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और आगे आ गया सेक्शन 14, एस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउसेस। जस्ट अ सेकेंड, चलिए, अगर इनकेस किसी तरह कोई डाउट आए, क्वेरी आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर ऐप में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे चाहे तो वहां पे भी बात कर सकते हैं, है ना। थोड़ा स्पीड में हमको चलना पड़ेगा। कोशिश रहेगी मेरी कि एक्सरसाइज एक्ट पूरे तरह से आपको अच्छे से मैं यूट्यूब पे कवर करवा दूं, और भी एक दो एक्ट में यूट्यूब पे कवर करवाऊं आपको। अगर मेरे अधिकार में रहा तो आगे जाके हम पूरा कोर्स भी यूट्यूब पे ले आएंगे। चलिए, एस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउसेज। अब जो भी डिस्टिलरी और वेयर हाउसेज हमने देखे, डिस्टिलरीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और वेयर हाउस जहाँ पे उनका स्टोरेज होता है, उसके एस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे होते हैं और कौन सी अथॉरिटी के द्वारा होती है? क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कौन करेगा? द एक्साइज कमिश्नर, है ना, इस बात को बिल्कुल याद रखनी, इस तरह से हमें पढ़ना है। द एक्साइज कमिश्नर क्या? एस्टेब्लिश अ डिस्टिलरी इन विच स्पिरिट में मैन्युफैक्चर अंडर लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13 ऑन सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज, है ना। तो सेक्शन 13 में जो हमने देखा, उसके तहत लाइसेंस यहाँ पे कौन देगा इन डिस्टिलरीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? एक्साइज कमिश्नर। स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, इसमें कंफ्यूजन मत होना। स्टेट गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस बना देगी, कुछ रूल्स बना देगी, लेकिन लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्साइज कमिश्नर।
दूसरा वो क्या कर सकता है, स्टेब्लिश कर सकता है ना। पहली बात तो स्टेब्लिश हो गई, दूसरा डिसकंटिन्यू कर सकता है, एक बार लाइसेंस दे दिया उसका डिसकंटिन्यू कर दिया, दोनों अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी के पास में। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहती है वो ही क्या कर सकती है, आपको बाहर निकाल सकती है जॉब से, है ना। चलिए, लाइसेंस ऑन सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ डिस्टिलरी और ब्रीवरी, है ना, उनके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लिए भी लाइसेंस इशू कर सकता है। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के लिए दे रहा है कि ठीक है आप यहाँ पे बना सकते हो, आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, बनी हुई है, ठीक है आप अपना काम चालू करो, और यहाँ पे बनाने के लिए दे रहा है वो। आगे एस्टेब्लिश और लाइसेंस ऑफ वेयरहाउस, अगेन जैसे डिस्टिलरी की बात थी, यहाँ पे भी वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वेयरहाउस का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। वेयर इन एनी इंटॉक्सिकेंट में बी डिपोजिटेड एंड केप्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। वेयर हाउस में क्या कर सकते हो, बिना किसी ड्यूटी पे करे आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, है ना। बट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सच फी एज द स्टेट गवर्नमेंट में, डायरेक्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन क्या लगेगी, फी लगेगी, है ना। इस बात को ध्यान रखना। वेयर हाउस में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है लीकर का तो उसको ड्यूटी देना बाध्य नहीं हो, वेयर हाउस में अपना सामान रख सकता है, लेकिन फी जो भी प्रिस्क्राइब करी गई है वो आपको पे करना जरूरी रहेगा। चलिए, और फिर जैसे हमने यहाँ पे देखा था डिसकंटिन्यू करता है डिस्टिलरी को, उसी तरह से डिसकंटिन्यू करेगा वेयर हाउस को। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 15, पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी पे करना है ऑन रिमूवल फ्रॉम डिस्टिलरी ब्रीवरी और प्लेस ऑफ स्टोरेज। अब इन्होंने रख दिया विदाउट ड्यूटी, लेकिन अब वहां से जब बाहर जाएगा तो आपको क्या करना रहेगा, ड्यूटी पे करनी रहेगी। ये क्या पे कर रहा है, ये फी पे कर रहा है, और यहाँ से जो रिमूव करेगा वो क्या करेगा, वो पे करेगा ड्यूटी, है ना। इसको अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन ऐसे यूजुअली आते नहीं, लेकिन आ जाए तो हमारे लिए बेटर रहता है, अगर हमारे कंसेप्ट थोड़े से क्लियर रहें तो। विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी डिस्टिलरी ब्रीवरी वेयर हाउस और अदर प्लेस ऑफ स्टोरेज एस्टेब्लिश्ड और लाइसेंस्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, यहाँ तक समझो इसको। बिना स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन के, अब यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट है, ऑलराइट। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में हमने एक्साइज कमिश्नर देखा था। अब जब रिमूवल की बात आती है वहां से, तो स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना किसी भी तरह के क्या रिमूवल नहीं हो सकता है ब्रीवरी इससे, वेयर हाउसेस वगैरह से। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट दे रखा है, अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो क्या स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, नहीं, उनके द्वारा जो भी अपॉइंटेड अथॉरिटी है उनके सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, इसलिए वर्ड स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे दे रखा है। लेकिन अगर आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना, अगेन स्टेट गवर्नमेंट ही टिक मार्क करना, कोई अथॉरिटी टिक मार्क मत कर देना, ऑलराइट। ये प्रैक्टिकल बात है जो मैंने आपको बताई है बस। विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट वहां से हटाया नहीं जा सकता, अनलेस द ड्यूटी इफ एनी पेएबल अंडर चैप्टर 5, चैप्टर 5 ड्यूटी की बात करता है, हैज बीन पेड और बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। दो चीजें हैं, या तो ड्यूटी पे करा या फिर जो बॉन्ड है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बॉन्ड है उसको एग्जीक्यूट कर दो कि हाँ हम इस तारीख को, इस दिनांक को, या जो भी कंडीशंस उसमें है, जो भी बात करी जाती है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, ऑलराइट। तो क्या मतलब इस सेक्शन से, कि अगर आपने ड्यूटी पे कर दी है, बात खत्म, ले जाओ सामान उठा के, ठीक है। और अगर ड्यूटी पे नहीं कर रहे हो, बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप चाहते हो कि रिमूव करना है वहां से सामान, तो भैया एक काम करो, आप अपॉइंटेड जो अथॉरिटी है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेके आ जाओ और ले जाओ, अगर वो आपको एग्जम्प्ट करती है तो, ठीक है। तो जनरल प्रोविजन क्या है, अगर आपने ड्यूटी पे कर दी है तो आप ले जा सकते हो। चलिए सेक्शन नंबर 16, आशा करते हैं भैया कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी लग रहा हो, लेकिन मुझे कवर करना है पूरा सिलेबस विद इन द टाइम, ऑलराइट। नाउ पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली, अब यहाँ पे बात होती है, अभी तक हमने लाइसेंसिंग की देख ली, एस्टेब्लिशमेंट का देख लिया, अब हम देख लेते हैं पोजीशन। जो भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं उनको पोजेस किस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या उसकी क्वांटिटी निर्धारित करी गई है और किसके द्वारा निर्धारित करी गई है ना। सबसे पहले तो बात आप ले लो स्टेट गवर्नमेंट की, अधिकार किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को, टू प्रिस्क्राइब अ लिमिट ऑफ क्वांटिटी फॉर द पोजेशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, है ना। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उसका कौन निर्धारण करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आगे प्रोवाइडेड डेट डिफरेंट लिमिट्स में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द सेम आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल है ए, लेकिन उसकी 3-4 तरह की क्वालिटीज दे रखी है, 1 2 3 4, है ना,
तो 1-2 के लिए हो सकता है कि क्वांटिटी जो फिक्स करी गई है, लिमिट्स जो फिक्स करी गई है वो 100 करी गई हो, और 3 और 4 की जो क्वालिटी है वो थोड़ी अलग है, तो उसके लिए हमने 80 कर दी हो, स्टेट गवर्नमेंट ने 80 कर दी हो, 50 कर दी हो, इस तरह से चल सकता है ना। तो डिफरेंट लिमिट्स में भी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ सेम आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल सेम होना चाहिए। आगे, नो पर्सन शैल हैव इन हिज पोजीशन एनी क्वांटिटी ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट in excess of the limit prescribed under subsection 1 except under the authority and in accordance with the terms and conditions of। ये क्या बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, एक पर्सन है, यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जांपल से, ए shall have in his possession any quantity of intoxicant, यहाँ पे जो भी लिमिट प्रोवाइड करी गई, मान लो उसके पास में इस क्वालिटी का है जिसके लिए लिमिट है 100, तो उसके पास में किसी भी समय 105 की क्वांटिटी, मतलब अगर मान लो 100 बोतल्स की लिमिट प्रोवाइड करी गई तो 105 बोतल्स नहीं निकलना चाहिए, उसके पास में पोजीशन में नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी। अब यहाँ पे दूसरी बात है, आगे की बात समझना, एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ, लेकिन अगर उसके पास में किसी तरीके का उसको लाइसेंस इशू करा गया है, लाइसेंस फॉर दी मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, कलेक्शन, सेल, सप्लाई। अब एक सेलर है, सेलर के पास में आपने बोल दिया कि नहीं भैया आप 110 बोतल नहीं रख सकते, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर के पास बोल दिया कि आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते, तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इनको एग्जेम्प्ट करा गया है विद द लाइसेंस। लाइसेंस ले लो, उसके बाद में लाइसेंस में भी कुछ शर्तें रहती हैं, लेकिन नॉर्मली उनसे ज्यादा हो जाती हैं, है ना, जितनी लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी गई है उनसे ज्यादा हो जाती है इन लोगों के पास में। उसके अलावा पास अगर दे रखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए, तो भी इन क्वांटिटीज को आप एक्सिड कर सकते हो, या फिर कोई परमिट आपको ग्रांट करा गया है तो एक्सिड कर सकते हो, ठीक है। आगे, सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू एनी फॉरेन लिकर। क्या बोल रहा है ये जो यहाँ पे बात करी गई है ये किस पे अप्लीकेबल नहीं होगी? किसी भी फॉरेन लिकर पे विच इज इन पोजीशन ऑफ अ कॉमन करियर और वेयरहाउसमैन। सीधी बात, जो भी ट्रांसपोर्टेशन पे चल रहा है अगर कोई, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन पे चल रहा है, पोजीशन ऑफ अ कॉमन करियर वेयरहाउस में, तो फिर उस पर फॉरेन लिकर उसके पास में है तो उसके ऊपर ये वाली बात अप्लीकेबल नहीं होगी। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, ठीक है। लास्ट समझ लेते हैं इसका, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग सबसेक्शंस द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट द पोजीशन बाय एनी पर्सन। उपरोक्त जितनी भी बातें हैं उन सब के होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर उसको सही लगता है, उचित लगता है, तो किसी एक इंसान के लिए, ए के लिए, या फिर ए के जितने भी ग्रुप है, क्लास ऑफ पर्संस के लिए क्या कर सकती है, ये प्रोहिबिट कर सकती है कि उनके पास में किसी भी तरह का कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। आप एक भी बोतल नहीं रख सकते, या फिर आप सिर्फ 10 बोतल रख सकते हो, है ना, मॉडिफाई कर सकती है फॉर क्लास ऑफ पर्संस और पर्टिकुलर पर्सन, या फिर फॉर पर्संस रिसाइडिंग इन ए स्टेट, ऑल ऑफ द स्टेट, और इन पर्टिकुलर एरिया, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं तो उनके लिए भी निर्धारण कर सकती है। ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, कोई भी इंटॉक्सिकेंट, इधर अब्सोल्युटली, है ना, पूर्णतः, कि नहीं आप यहाँ पे दारू पियोगे ही नहीं, ठीक है, और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में प्रिस्क्राइब, या फिर जो भी कंडीशंस लगाती है उसके अनुरूप, ठीक है। तो क्लियर हो गया। सब सेक्शन 3 जो था वो फॉरेन लिकर के लिए था, इसलिए उसके ऊपर सब सेक्शन 2 अप्लीकेबल नहीं होगा। बस इतना समझ लो, कोई फॉरेन लिकर है और वो ट्रांसपोर्टेशन में है, या फिर किसी वेयर हाउस मैन के पास में है, तो उसको माना जाएगा कि ठीक है वो ले जा सकता है, वो अंडर लाइसेंस है, ऑथराइज्ड है, प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए, ठीक है। बस इतना समझना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सेक्शन था। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपका हेडिंग से, स्टेट गवर्नमेंट वाली जो हमने बात करी गई वहां से आएगा, या फिर जो हमने नीचे देखा है सब सेक्शन 4, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सब सेक्शन 2 से भी क्वेश्चन बन सकता है, और आपका सब सेक्शन 1 की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की है, स्टेट गवर्नमेंट जो मैंने बताया और लिमिट ऑफ क्वांटिटी वाली बात मैंने बताई है ना। मैं फ्रेम करूंगा क्वेश्चंस आपके लिए, आप जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आप जा सकते हैं ऐप पे और आप जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर का भी ये सुविधा अभी उपलब्ध है। तो जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है थोड़ी देर बाद आप ऐप पे विजिट करिए, आपको लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है आप ये लेक्चर थोड़ा जनवरी में या फेब में देख रहे हो तो शायद आपको वहाँ पे थोड़ी परेशानी आ जाए, क्योंकि वो वहाँ से लैप्स हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट, सेक्शन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी सेल करना यूजुअली एक्साइज एक्ट में
जनरल पब्लिक जो जानती है वो क्या जानती है, सेल ऑफ लिकर, है ना, दुकानें देखती है, इंडस्ट्रीज वगैरह तो कम जानती है। तो ये प्रैक्टिकल क्या बोल रहा है ये, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट, नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी सोल्ड एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब आपके पास में क्या हो, लाइसेंस हो, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड इन डेट बिहाफ, है ना, लाइसेंस मिल गया तो ऑथोरिटी आ गई है, तो बिना उसके आप नहीं इसको क्या कर सकते, सेल कर सकते हो। अब प्रोविजो क्या बोल रहा है, लेकिन कब, प्रोविजो प्रोवाइडेड डेट अ पर्सन हैविंग द राइट, अब यहाँ पे समझना, राइट टू तारी, है ना, राइट टू ड्रॉ तारी फ्रॉम एनी ट्री में सेल सच तारी विदाउट अ लाइसेंस टू अ पर्सन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और सेल तारी अंडर दिस एक्ट। अब यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात करी गई है, ए और बी। एक ऐसा इंसान है जिसके पास में राइट है तारी ड्रॉ करने का, बस इतना ही समझना, तारी ड्रॉ करने का, है ना, और बी एक ऐसा इंसान है जो उसको प्रोसेस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फाइनल रूप देता है। तो ये है, इसके पास में लाइसेंस नहीं है सेल करने का, तो विदाउट लाइसेंस वो क्या कर सकता है, इसको सेल कर सकता है या इसको ट्रांसफर कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली उसको प्रोसेस करके मार्केट में सेल आउट करेगा। लेकिन इस आदमी के पास, बी के पास में क्या होना चाहिए, लाइसेंस टू सेल होना चाहिए। इसके पास में नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बी के लिए मैंडेटरी है ना। फिर से देख लो, राइट टू तारी ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्री में सेल सच तारी विदाउट अ लाइसेंस, विदाउट अ लाइसेंस ए, टू अ पर्सन लाइसेंस मतलब बी टू मैन्युफैक्चर और सेल तारी अंडर दिस एक्ट। ऑलराइट, आगे, अ पर्सन अंडर सेक्शन 13 टू कल्टीवेट द हेम प्लांट में सेल विदाउट अ लाइसेंस, जो कल्टीवेट करेगा हेम प्लांट उसके पास में लाइसेंस होना जरूरी नहीं है, और विदाउट लाइसेंस वो किसको ट्रांसफर कर सकता है या बेच सकता है, may sell without a license those portion of the plant from which intoxicant drug is manufactured or produced to any person licensed under this act, है ना। अगेन बी, this act to deal in the same or to any officer whom the excise commissioner may prescribe। ठीक है, किसको बेच सकता है, तो बी को बेच सकता है, पर्सन लाइसेंस अंडर दिस एक्ट टू डील इन द सेम, और यहाँ पे एक अलग हो गया बात, और टू एनी ऑफिसर होम द एक्साइज कमिश्नर में प्रिस्क्राइब, या फिर एक्साइज कमिश्नर ने कोई ऑफिसर्स वहां पे नियुक्त कर रखे हैं जो कि शासन के बिहाफ पे ये परचेस करते हैं और इसको फाइनली सेल आउट करते हैं, है ना, तो उनको भी ये ए जो है इन ऑफिसर्स को भी सेल कर सकता है। ठीक है, तो दोनों बातें हैं यहाँ पे, दो तरीके की बातें हैं, इसको समझ लेना, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर lawfully procured by any person। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर, जो भी सेक्शन में हमने देखा या देख रहे हैं वो कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन लिकर की सेल पे, जो कि lawfully procured by any person for his private use and sold by him or on his behalf or on behalf of the representative। अब देखो बस एग्जांपल के रूप में समझ लो इसको, सीधा है, एक आदमी है ए, अब उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 5 लिकर की बोतल्स खरीदी जो कि फॉरेन लिकर था, FL, है ना, फॉरेन लिकर, लेकिन सडनली क्या हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया, रहता था पहले ये दिल्ली में, देन ही हैज टू गो टू मुंबई, है ना, उसका ट्रांसफर हो गया तो उसको मुंबई जाना पड़ा। अब यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई है, अब स्टेट चेंज होती है तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा क्या होता है, एक स्पेशल पास या परमिट लगता है ना, ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ये तो ऑथोराइज है नहीं उस चीज के लिए, कहाँ इतनी प्रोसेस करेंगे, तो ये कर सकते हैं ए, जो कि उसका कोई अगर फ्रेंड है बी दिल्ली में ही रहता है तो उसको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है, समझे स्पष्ट, रेदर देन टेकिंग ऑल ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स टू डिफरेंट स्टेट। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर लॉफुली प्रोक्योर्ड, बस ये है कि उसने लॉफुली प्रोक्योर करा हो, है ना, ऐसा नहीं है कि अनलॉफुली कहीं से 2 नंबर की खरीद ली हो, उसके पास में बिल हो उस चीज का तभी वो ऑथराइज्ड है, और बिल ना भी हो तो भी किसी तरीके का मतलब कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करी गई हो, लॉफुली प्रोक्योर्ड वहीं से खरीदा हो जहां से जो सरकार है, जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अथॉरिटी दे रखी है उस दुकान को बेचने की, उस दुकान से इसने खरीदा हो, है ना। लॉफुली प्रोक्योर्ड बाय एनी पर्सन फॉर हिज प्राइवेट यूज, खुद के लिए, सोल्ड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ, उसने खुद ने बेच दिया, और अगर उसको जल्दी में जाना पड़ा तो उसके बिहाफ पे उसके किसी रिलेटिव ने बेचा हो, और ऑन बिहाफ ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट अपॉन हिज क्विटिंग स्टेशन और आफ्टर हिज डेमाइस, है ना। तो क्विटिंग स्टेशन का हमने देख लिया एग्जांपल, डेमाइस वाला कि अगर कोई दुर्घटना हो गई है और वो नहीं रहा है और उसके घर में और कोई पीने वाला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो सेल कर सकते हैं
उस लॉफुली प्रोक्योर्ड फॉरेन लीकर को। चलिए, on such condition as the excise commissioner may determine a license for sale under the excise law for the time in force in other state or union territories may be deemed to be license granted। अब एक्साइज कमिश्नर को यहाँ पे क्या पावर है कि अगर किसी दूसरे स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में कोई लाइसेंस इशू करा गया है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो उसको वो डिम्ड लाइसेंस करार दे के एक पर्टिकुलर उसकी स्टेट में उसको क्या कर सकता है, अप्लीकेबल कर सकता है। ये सिमिलर प्रोविजन है जो हमने देखा था आपका सेक्शन नंबर 12 आई थिंक, हाँ सेक्शन नंबर 12। तो 17(2) आपका रिजेंबल करता है सेक्शन नंबर 12 से। वहां पे भी एक डिम्ड पास की बात करी गई थी, है ना, एक्साइज कमिश्नर ही वो भी डिम्ड पास करवाता है और यहाँ पे ये डिम्ड लाइसेंस करवा रहा है। इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। चलो, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर। अब एक इसमें अमेंडमेंट हुआ था, वो मैं आपको कवर करवा देता हूं। अमेंडमेंट है आपका एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2017 का था ये, जो कि आपका पब्लिश्ड हुआ है 17 अगस्त 2017। अगर आपके बेयर एक्ट में नहीं है तो इसको समझ लो और नोट डाउन कर लो, है ना। चलिए, इसमें कुछ डेफिनेशन के अमेंडमेंट भी थे, मैं सेपरेट एक उस पर लेक्चर ले लूंगा, वीडियो बना लूंगा ताकि वो भी आपके पास में पहुंच जाए। अब ये बीच में आया है इसलिए हमने इसको देख लिया है। तो 17th वाला जो हमने पार्ट देखा, सेक्शन 17 देखा, उसमें क्या हुआ है, यहां तक तो पहले आपका था। अब एक इंसर्शन हुआ है सब क्लॉज या सब सेक्शन 3, ऑलराइट, सब सेक्शन 3 इंसर्ट हुआ है आपका, उसको देख लेते हैं वो क्या बोलता है। ये काफी चर्चा में आया था न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना, कि नेशनल हाईवेज जो हैं उसके रेडियस एक पर्टिकुलर वहां पे लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी गई थी आपकी 500 मीटर, है ना। सब लोगों ने सुना ही होगा इसको, थोड़े टाइम पहले की बात है। 500 मीटर के रेडियस में कोई भी ऐसी दुकानें ओपन नहीं होंगी, नहीं वो ऑपरेट करेंगी। तो ये जो न्यूज आई थी ये इस अमेंडमेंट के थ्रू है ना, इसको समझ लो 2017 अमेंडमेंट। ये डेट याद कर लेना, इस तरह से डेट आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ सकती है। तो ये सब सेक्शन 3 बोलता है सेल और सप्लाई ऑफ लिकर के लिए, स्पेशली सेल एंड सप्लाई। क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि द सेल ऑफ लिकर शैल बी परमिटेड ओनली थ्रू लाइसेंस्ड वेंडर। सेल किनके द्वारा परमिट होगी, जो लाइसेंस्ड वेंडर होंगे, जिनके पास में लाइसेंस होगा। ठीक, क्लियर। विच शैल नॉट बी लोकेटेड विद इन 500 मीटर्स। दूसरी कंडीशन 500 मीटर्स वाली रख दी। 500 मीटर्स located, we shall not be located within 500 meters radial distance from the outer range of national or state highway or service lane, है ना। तीन बातें कर गई, किसके रेडियस में नहीं होना चाहिए, 500 मीटर के रेडियस में, कहां से, नेशनल हाईवे के, स्टेट हाईवे के, या फिर कोई सर्विस लेन जा रही है, मतलब रोड से आपको साफ साफ दिखना नहीं चाहिए, ये अंदर हो काफी, ये मामला था। सर्विस लेन अलोंग such highways and such liquor van shall neither be directly visible nor accessible from such national state highways, है ना। तो तीसरी बात थी डायरेक्टली विजिबल नहीं होना चाहिए। अब ये प्रोविजन था, इसके पीछे पर्पस क्या होगा बनाने का, पर्पस जैसे कि न्यूज़पेपर में आ रहा था वो ये था कि अगर ऐसे नेशनल हाईवेज वगैरह रहते हैं, बाईपास रहते हैं और रोड पे दुकानें रहती है, तो यूजुअली जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या फिर और भी दूसरे तरह के लोग जो भी रहते हैं, है ना, डिपेंड नहीं करता, मतलब सारे ट्रक ड्राइवर्स, ये तो अप्लीकेबल है जिसकी इच्छा हो उसके ऊपर, है ना। तो जिन लोगों को जो भी वहां से ट्रेवल कर रहे हैं, अगर उनका लगा तो उन्होंने वहां से परचेस कर ली और फिर पीते पीते ड्रिंक एंड ड्राइव वाली चीज वहां पे ऑफेंस कमिट करते हैं वो लोग। उसको रोकने के लिए ये वाले प्रोविजंस लाए गए कि अगर रोड पे रहेगा तो दिखेगा, रोड पे रहेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं, तो ऐसी कोई अर्ज भी क्रिएट नहीं होगी, है ना, अंदर के तरफ इनको लोकेट कर दिया जाए। तो बहुत सारी दुकानों की जो पहले वहां पे पोजीशन थी उनको रीलोकेट करा गया और अंदर की तरफ शिफ्ट करा गया। चलिए, दूसरी
नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी जजमेंट डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, है ना, अगर कोई जजमेंट वगैरह आया है, कोई ऑर्डर आया है, तो उसके होते हुए भी क्या होगा, होटल्स हैविंग अ लाइसेंस शैल बी इंटाइटल्ड टू इंगेज इन द सप्लाई ऑफ लिकर टू मेंबर्स। अगर जो होटल्स हैं, अब होटल यहाँ पे अगर बना हुआ है आपका नेशनल हाईवे के आसपास बना हुआ है जो डायरेक्टली विजिबल हो, तो ये चीज़ उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि होटल शिफ्ट करना एक अलग बात है। लाइसेंस्ड वेंडर है ना, इनकी नीलामी होती है, ऑक्शंस होते हैं इनके, तो इन दुकानों को तो आप शिफ्ट कर सकते हो उठा के, ये एक तरीके से टेम्परेरी भी रहती है ना। लेकिन होटल्स तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, उसने सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस लिया है वहाँ पे, है ना, अकोमोडेशन के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है और साथ में साथ बार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, है ना, तो उसके लिए लाइसेंस लगता है, वो एक अलग तरीके का लाइसेंस होता है, ये एक अलग तरीके का लाइसेंस होता है, वो हम बाद में देखेंगे कभी। तो होटल हैविंग अ लाइसेंस शैल बी एंटाइटल्ड टू इंगेज इन द सप्लाई ऑफ लिकर्स टू मेंबर्स, जो भी रुक रहे हैं उनके लिए, मेंबर, गेस्ट और अदर पर्सन फॉर कंजम्पशन ऑफ सच लिकर विद इन द प्रेमाइसेस। बस कंडीशन ये है कि लेके बाहर नहीं जाएंगे, विद इन द प्रेमाइसेस आपको सर्व करना है और वहीं पर उनको कंजम्पशन करना है, इररिस्पेक्टिव वेदर सच होटल इज लोकेटेड ऑन और नियर नेशनल हाईवे, है ना। तो अगर ये होटल है, इस बात को याद रखिएगा, ये जो प्रोविजन है कि 500 मीटर के रेडियस में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी दुकानों के लिए है, होटल्स वगैरह में अगर सर्व हो रही है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आगे, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, अगेन अगर कोई जजमेंट ऑर्डर आया है तो उसके होते हुए भी क्या होगा, एनी लाइसेंस इशू टू एनी होटल, अगर कोई होटल का लाइसेंस इशू हुआ है, एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, एनी लाइसेंस इशू टू एनी होटल एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, उसके साथ में कोई कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को भी इशू हुआ है लाइसेंस, दो चीजें हैं, होटल एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, दोनों बातें, उनको कोई लाइसेंस इशू हुआ है, फॉर द सेल ऑफ लिकर शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज बीन इश्यूड फॉर द सप्लाई ऑफ लिकर, सेल ऑफ लिकर के लिए लाइसेंस इशू हुआ है तो उसको सप्लाई ऑफ लिकर भी डीम करा जाएगा, ठीक। तो सेल ऑफ लिकर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लिकर अंडर सब सेक्शन ये क्लॉज 3, है ना, क्लॉज 3 में ये माना जाएगा, shall be deemed to have been issued for the supply of liquor and all relevant provision of this act and the rules made thereunder shall continue to apply as they did for the sale of liquor, है ना, जितने भी प्रोविजन सप्लाई के हैं, सेल ऑफ लिकर के हैं, वो सारे ऐसे समझे जाएंगे जो कि सप्लाई ऑफ लिकर के तहत हो। आगे बहुत सिंपल है, ये भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है एक, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट ऑल टैक्सेस ड्यूटी सेस, जितने भी टैक्स ड्यूटी सेस वगैरह हुए हैं वो क्या होंगे, और अदर लीवाइज एज एप्लीकेबल टू सेल ऑफ लिकर शैल अप्लाई टू सप्लाई ऑफ लिकर, अगेन जैसे हमने यहाँ पे डिम वाली बात करी थी, तो जो भी सेल ऑफ लिकर पे अप्लीकेबल होंगे टैक्सेस ड्यूटीज, वो सारे के सारे सप्लाई ऑफ लिकर पे भी अप्लीकेबल होंगे, और यहाँ पे जो सेल है वो सप्लाई है, ठीक। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट रूल नोटिफिकेशन, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई करा गया हो, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई करा गया हो मतलब कि ए तरीके का एक टैक्स है, ये नाम है ए, एक टैक्स का नाम है, वो सेल पे अप्लीकेबल है तो सीधी बात है सप्लाई पे भी अप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। लेकिन एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये बोला गया कि ए वाला सिर्फ और सिर्फ सेल पे रहेगा, सप्लाई पे नहीं होगा, या फिर इसके जो मार्जिन है ना, जो अमाउंट है वो सप्लाई पे रिड्यूस हो जाएगी बाय 5%, तो फिर उस तरह से ये गवर्न करेगा। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था वो सेक्शन 17 तक था, तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 4 कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट्स रहे वीडियोस की, थोड़े टाइम बाद हम लोग जो रहेगा अपना लाइव लेक्चर भी चालू करेंगे, है ना, ताकि उसकी भी जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। सेकेंडली टेलीग्राम में जुड़ जाइए हमारे साथ में, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप जितने भी फ्री टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट कर सकें विद इन टाइम बाउंड मैनर। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।